हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी एक नई वीडियो फिर लेके आया हूं, जीएस एमसीक्यूज। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो की तरह ही एसएससी के बहुत अपडेटेड क्वेश्चन होंगे जो 2022 तक अपडेटेड हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल में देख सकते हैं, 2022 तक अपडेटेड हैं स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलुव वंश से निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो CHSL का है और लेटेस्ट आया हुआ है दोस्तों, और ये 2021 का है और इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ। क्वेश्चन कहता है तुलुव वंश से निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो तुलुव वंश था उससे संबंधित जो शासक थे वो थे हमारे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे, विजयनगर साम्राज्य में इनका शासन था दोस्तों, और वहाँ पर जो इनका वंश था वो था तुलुव वंश। तुलुव वंश जो इन्होंने जो शासन किया था, ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे और इनका शासन काल जो था दोस्तों 1509 से लेके 1529, यानी मात्र 20 वर्ष का इनका शासन काल था दोस्तों। पुष्पमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के शासक थे। जो विष्णुवर्धन थे वो होयसला, विष्णुवर्धन होयसला वंश के शासक थे। और सिंह विष्णु जो थे वो पल्लव वंश से संबंधित थे, पल्लव। और पुष्पमित्र शुंग शुंग वंश के शासक थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए अगले क्वेश्चन के लिए। फास्टर देन लाइटनिंग, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। तो ये ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट कौन है दोस्तों, ये इनका अभी भी विश्व रिकॉर्ड कायम है 100 मीटर दौड़ में, यानी एथलीट हैं ये। और मैं आपको बता दूं ये जमैका के रहने वाले हैं, जमैका के रहने वाले हैं और ये एथलीट हैं। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर दौड़ में दोस्तों। मैं आपको बता दूं इसमें जो PT उषा हैं, अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनाई गई हैं, पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। इनकी भी एक आत्मकथा है द गोल्डन गर्ल। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। तो जो स्पुतनिक था दोस्तों वो भारत का जो परम मित्र है उसके द्वारा, यानी सोवियत संघ, यानी आज का जो रूस है, इसके द्वारा इसको स्पुतनिक 1 को भेजा गया था। और कब भेजा गया था दोस्तों, 1957 में भेजा गया था दोस्तों। भारत का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 था। उसके ठीक 100 साल बाद, याद रखने का एक तरीका है कि उसके ठीक 100 साल बाद 1957 में स्पुतनिक भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा GST को पेश किया गया दोस्तों। ये CHSL का क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है और आफ्टरनून में आया हुआ है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा GST को पेश किया गया दोस्तों। तो जो संविधान का 101वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा GST को पेश किया गया और पूरे भारत में GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया दोस्तों। पूरे भारत में जो GST है इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया दोस्तों। GST की एक परिषद होती है। GST परिषद में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शायद इसको बताया था, कुल 33 सदस्य होते हैं दोस्तों। GST परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं और उनका अध्यक्ष जो होता है वो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस समीकरण में परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर परमाणु संलयन अभिक्रिया आधारित होती है दोस्तों। परमाणु संलयन अभिक्रिया, पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। जब दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं
तो वो कहलाता है परमाणु संलयन अभिक्रिया। तो दोस्तों परमाणु संलयन अभिक्रिया जो है वो E बराबर mc² पे निर्भर है, माने इस समीकरण पर आधारित है, जहां पर E क्या है, E जो है एनर्जी है यानी ऊर्जा है, M क्या है, M मास यानी द्रव्यमान है, C जो है वो प्रकाश का वेग है यानी स्पीड ऑफ लाइट है। मैं आपको बता दूं E बराबर mc² जो है इसको हम आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? ये दोस्तों इनमें से किसी एक का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैज्ञानिक नाम है ये गाजर घास का है। दोस्तों गाजर घास क्या है? गाजर घास जो है वो एक प्रकार का जल प्रदूषण है, यानी जल में ये उग जाती है, पूरे फैल जाती है तालाबों में, नदियों में, और वहाँ जो जल होता है उसके जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसको ये ख़त्म कर देती है। जो उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ख़त्म कर देती है, जिससे वहाँ पनप जो जीव जंतु हैं वो पनप नहीं पाते हैं। दोस्तों तो ये गाजर घास आपने देखा होगा नदियों में, तालाबों में एक प्रकार की फैली हुई होती है गाजर घास, उसको हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके मार्गदर्शन में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? दोस्तों भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होता है, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होता है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, उसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा बजट पेश होता है उसके ठीक कुछ दिन पहले जो संसद में इसको आर्थिक सर्वेक्षण को रखा जाता है दोस्तों, और किसके द्वारा? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको कंप्लीट करता है, तैयार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को भारत में दिहांग कहा जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं भारत में दिहांग किसको कहते हैं, ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में दिहांग कहलाती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। दिहांग इसको कहाँ कहते हैं? भारत के अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसको दिहांग कहते हैं। जबकि असम राज्य में इसको दोस्तों, असम राज्य जो है, इस असम राज्य में इसको हम लोग जानते हैं, असम राज्य में इसको इसका नाम असम में है दोस्तों दिलाओ। असम में इसको हम नाम जानते हैं दिलाओ। हम जो संपूर्ण भारत में इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसाखी दिवस 1919 में लोगों के जमावड़े पर किसके द्वारा फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया? दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। देखिए क्या हुआ था कि जो वैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पास एक अमृतसर शहर में एक जलियांवाला बाग था। तो उस जलियांवाला बाग में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में भीड़ इकट्ठी थी और लोग विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें उसके बारे में कहा जाता था नो अपील, नो वकील, नो दलील। माने किसी प्रकार से कोई आप अपील नहीं कर सकते, वकील नहीं कर सकते, कोई अपनी दलील नहीं दे सकते, और लोगों को डायरेक्टली गिरफ्तार किया जा रहा था। तो उसका विरोध चल रहा था। जो वो था जिसमें सब लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पर जनरल डायर ने आकर बिना किसी वार्निंग के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। किसने चलाई दोस्तों? जनरल डायर पे। और उसके बाद पूरे भारत में इनके खिलाफ गुस्सा फूटा, और उसी की परिणति जो थी वो चौरी चौरा कांड थी, जिसमें
23 लोगों को जलाकर मार डाला गया, पुलिस वालों को, और उसके बाद तो फिर पूरा देश जो था वो जल उठा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की? देखिए, जो कोशिकाओं की खोज करने वाले जो थे दोस्तों वो थे रॉबर्ट हुक। आप इसको याद रख सकते हैं। इन्होंने, पहले मैं बता दूं कि इन्होंने मृत कोशिकाओं को देखा, मृत कोशिकाओं को, डेड जो कोशिकाएं थी, सेल्स थी, उनको देखा, डेड सेल्स को देखा रॉबर्ट हुक को। और इसको आप याद रख सकते हैं, कोशिका जो थी, कोशिका जो है वो हुक में फंस गई, हुक में फंस गई, ऐसे याद रख सकते हैं। तो डेड जो सेल्स थे उनको इन्होंने देखा था सबसे पहले, और इसीलिए इनको इसका जनक माना जाता है रॉबर्ट हुक को। मैं आपको बता दूं, जो जीवित कोशिकाएं हैं उसको देखने वाले जो वैज्ञानिक थे वो लीवेनहॉक थे, मैं आपको और बता देता हूं थोड़ा, कि जो स्लाइडेन एवं स्वान हैं, जो थे वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था दोस्तों, कोशिका सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, 2021 में आया है मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए, निम्नलिखित में भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? दोस्तों संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है वो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कैसी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, कहाँ कहाँ पर है ये? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड में ये मिट्टी बहुत फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ में किस देश के पास है? दोस्तों जितने भी स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य, मैं आपको बता दूं कि स्थायी सदस्यों की संख्या संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 है, और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में भारत भी एक सदस्य है। जो स्थायी सदस्य हैं उनमें है चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और इसके अलावा एक और है दोस्तों, वो कौन होगा? वो है दोस्तों 5वां देश जो है वो हमारा अपना मित्र यानी रूस है। तो चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये जो हैं वो स्थायी यानी परमानेंट इसके मेंबर हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन ऑप्शन के हिसाब से जो वीटो पावर जो होता है वो इन्हीं 5 के पास है। तो इन ऑप्शन में ये 5 में से केवल अभी चाइना है, यानी कि चीन आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, वह प्रथम भारतीय निम्नलिखित में कौन है जिन्होंने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों भौतिकी का नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम, ऐसा भी कई बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। और भौतिकी के लिए पूछे तब भी यही आंसर होगा। इनको कब मिला दोस्तों नोबेल पुरस्कार? 1930 में मिला। क्यों मिला? रमन प्रभाव के लिए। क्या मिला? रमन प्रभाव के लिए इनको ये भौतिकी का नोबेल मिला। कब मिला? 1930 में मिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनको जो ये नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा तमिलनाडु में कोडन परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? नो डाउट हमारा फ्रेंड कौन? रूस और भारत का ये संयुक्त उद्यम है। ये संयुक्त उद्यम है। कौन है? तमिलनाडु का कोडन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो भारत की एक महिला जो प्रसिद्ध शहनाई वादक है दोस्तों वो है बागेश्वरी कमर। मैं आपको बता दूं कि एक महिला पहली है
और अंतिम है, यानी अभी तक, अंतिम मीन्स कि अभी तक एक भी कोई महिला शहनाई वादक नहीं हुई है। बागेश्वरी कंवर जो है वो पहली हैं और एकमात्र हैं वर्तमान में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गौहर जान है ये ठुमरी गायिका है, ठुमरी गायिका गौहर जान। विनोदिनी दासी जो है वो बंगाल की अभिनेत्री हैं, बंगाली अभिनेत्री हैं दोस्तों। और रसूलन बाई जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हैं दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। आगे बढ़ते हैं। जब साबुन के पानी में लिटमस पेपर को डाला जाता है तो वह किस रंग में बदल जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बचपन में हम लोगों को अम्ल और क्षार पहचानने के लिए लिटमस टेस्ट कराया जाता था दोस्तों। तो लिटमस टेस्ट में क्या होता था दोस्तों कि अगर अम्ल है तो वो लिटमस पेपर को लाल कर देता था, और अगर क्षार है कोई लिक्विड तो वो लिटमस पेपर को नीला कर देता था। तो वो कह रहा है कि साबुन का पानी, तो साबुन का पानी जो होता है दोस्तों वो क्षारी होता है। क्या होता है? क्षारी। तो वो क्षारी होता है तो कि फिर लिटमस पेपर को क्या कर देगा, जैसे ही पानी, साबुन का पानी लिटमस पेपर के संपर्क में आएगा तो वो उसको नीला कर देगा। अगर ऐसा कोई लिक्विड हो जो अम्ली हो और अम्ली को अगर लिटमस पेपर के साथ टच किया जाए, यानी लिटमस टेस्ट कराया जाए, तो वो फिर लाल रंग का हो जाएगा लिटमस पेपर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की सबसे पुरानी राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? दोस्तों हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में है दोस्तों। हम्पी जो है कर्नाटक में, हम्पी के स्मारक फेमस हैं, और हम्पी जो है अपनी इसी विशेषता के कारण हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। हम्पी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क, कौन? सार्क, इस सार्क जो है इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में की गई। सार्क की स्थापना 1985 में की गई दोस्तों। इसके कुल 8 सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है, और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में है दोस्तों। इसका मुख्यालय सार्क का जो है वो काठमांडू नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन है जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? इनमें से कौन है जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं दोस्तों? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मनमोहन सिंह जो है वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, साथ में भारत के आरबीआई में गवर्नर भी रहे हैं। तो ये रहे हैं, यस। उर्जित पटेल अभी कुछ समय पहले ही थे। रघुराम जी राजन बहुत फेमस हैं, ये रही हैं। सुनील अरोड़ा दोस्तों ये देश के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि ये कभी भी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन भी है, CHSL 2022 आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ है। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है वो अनाई मुंडी है। इस अनाई मुंडी को हम दोस्तों दक्षिण का हिमालय भी कहते हैं, दक्षिण का हिमालय, इसको हम दक्षिण का हिमालय भी कहते हैं दोस्तों। और ये किस राज्य में है? अनाई मुंडी है वो है केरल स्टेट में, केरल राज्य में है दोस्तों। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाईफोकल लेंस, साइंस का क्वेश्चन है, बाईफोकल लेंस किस दोष के निवारण के लिए किया जाता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि बाईफोकल लेंस, देखिए हमारे आईज जो होती हैं, हमारी आई होती हैं, आंखें होती हैं, उनमें दो तरह के दोष होते हैं सामान्यतः। एक वो निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और एक दृष्टि दोष ऐसा होता है दोस्तों जिसमें ना तो निकट की और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसको कहते हैं मायोपिया या मेट्रोपिया, और इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसमें हम बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी आंसर क्या होगा, बाईफोकल लेंस काहे के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, जरा दृष्टि दोष के लिए। जरा दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों, ना तो निकट की और ना ही दूर की। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो उनके जो स्पेक्स होते हैं उसमें दो तरह के लेंसेस होते हैं। नीचे लेंस कुछ थोड़ा सा कटा होता है, वो होता है उत्तल लेंस पास के लिए, और जो ऊपर होता है वो सिंपल दिखाई देता है आपको, वो दूर के लिए होता है। अब मोतियाबिंद, मोतियाबिंद में एक बीमारी है, कैटरेक्ट है, इसको इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं। इसके लिए कोई लेंस प्रयोग नहीं करते हैं, इसका सीधा ऑपरेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में पाया जाने वाला स्टार्च और चीनी को किस रूप में जानते हैं। दोस्तों जो स्टार्च है, स्टार्च माने मीठापन, और चीनी तो होती है मीठी, तो ये जो मीठापन होता है यानी कि जो मिठास होती है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका स्वाद मीठा होता है। मैं आपको बता दूं कि बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी के लिए यानी तुरंत ऊर्जा देने की पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्लूकोज है ना, पीते ही जान में जान डाल दे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वप्न चौधरी का संबंध, पंडित स्वप्न चौधरी बोलते हैं इनको, का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों ये 2022 का क्वेश्चन है, CHSL का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है। दोस्तों इनका संबंध है तबला से। तबला जो है ये पंडित स्वप्न चौधरी का इनसे रिलेशन है, और इसके लिए इनको 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों सबसे पहले जो भारतीय थे वो थे गोविंद बिहारी लाल। ये कौन है दोस्तों, पहले तो आपको बता दूं पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और गोविंद बिहारी लाल कौन है दोस्तों, ये भारतीय अमेरिकी पत्रकार हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं, पत्रकार। और ये एक पत्रिका से जुड़े हुए हैं अमेरिका में, और इनको पहला पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था 1937 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। दोस्तों स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो 1950 में की गई थी। 1950 में, यानी कि जब हम गणतंत्र हुए थे, यानी कि हमको जब रिपब्लिक बन गए थे हम लोग, जब उसके बाद हमें देश का पहला सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट मिला था। और पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरा लाल जे कानिया थे। हीरा लाल जे कानिया थे, ये भारत के पहले CJI थे दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे। देखिए दोस्तों इसमें कंफ्यूजन होता है आप बच्चों को, तो इसको जरा थोड़ा समझें।
अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद माने 1947 में, तो ये है आर.के. षणमुगम चेट्टी स्वतंत्रता के बाद। अगर पूछे कि गणतंत्र के बाद, यानी हम जब हमारा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, जब हम गणतंत्र हुए, तब उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तब आप जवाब देंगे जॉन मथाई का। कौन थे? जॉन मथाई। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले, तो षणमुगम चेट्टी थे। और अगर ये पूछा जाए कि जब हमें गणतंत्र मिला, यानी हम रिपब्लिक हुए, तब कौन बने? तो थे जॉन मथाई, यानी 1950 की बात है। देश का दूसरा सबसे बड़ा द्रोणी क्षेत्र कौन है? देखिए हिंदी में लिखा है तो शायद आप नाम ना समझ पा रहे हो। बड़ा नदी द्रोणी, द्रोणी माने होता है दोस्तों बेसिन। अब बेसिन क्या होता है, नदी द्रोणी क्या होती है दोस्तों? जब जो एक मुख्य नदी होती है उसमें कई सहायक नदियां होती हैं उसकी, तो जो एक मुख्य नदी होती है, मान लीजिए ये एक मुख्य नदी है। अब इसमें वैसे बताता हूं मैं आपको, एक ये मुख्य नदी है, इसमें आके मान लीजिए सहायक नदियां मिल रही हैं तमाम, और सहायक नदियों के साथ साथ जो और छोटे छोटे जो जल के स्रोत हैं वो मिले आके, अन्य स्रोत मिले आके। इसके अलावा जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघल के इसमें मिलते हैं, यानी तीसरा स्रोत इसमें कौन मिलेगा? ग्लेशियर पिघल के मिलेगा। फिर बताता हूँ, छोटी छोटी उसकी सारी सहायक नदियां जो होंगी उसका जल मिलेगा, जो अन्य स्रोत हैं वो मिलेंगे। इसके बाद जो ग्लेशियर अगर कोई मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, तो वो मिलेगा, और साथ में बारिश का पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो ये सारा पानी जहाँ इकट्ठा होता है वो कहलाता है नदी द्रोणी। वो कहलाता है दोस्तों नदी द्रोणी, उसको बोलते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्रोणी तो है दोस्तों गंगा का, यानी कि गंगा बेसिन जो है वो सबसे बड़ा है। लेकिन वो पूछता है दोस्तों देश का दूसरा सबसे बड़ा द्रोणी जो है दोस्तों, तो वो जो है दोस्तों वो है गोदावरी का। गोदावरी का जो द्रोणी है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्रोणी है। अगर कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, तो वो है दोस्तों अमेजन नदी बेसिन जो है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्रोणी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है वो कौन सी ग्रंथि है? तो दोस्तों वो हाइपोथैलेमस। कहाँ होती है? ये मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये 29 जुलाई को हम हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो भारत में बाघ के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था दोस्तों। कब चलाया गया? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए चलाया गया। दोस्तों जो बाघ से संबंधित जो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं वो है दोस्तों मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत का विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा, नालंदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। ये धर्मपाल जो थे शासक, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया, और बाद में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे वो बौद्ध शिक्षा का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट है खुदीराम बोस को जिस जेल में फांसी दी गई थी वो कहाँ स्थित थी। दोस्तों खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वो मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित थी। कब दी गई इनको फांसी? 1908 में। क्यों दी गई मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो जज था किंग्सफोर्ड एक जज थे, ब्रिटिश जज थे किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर इन्होंने बम फेंका था। हालांकि वो बच गए थे, उनकी कोई मृत्यु नहीं हुई थी, उस जज की कोई मृत्यु नहीं थी हुई थी। इन्होंने कोशिश की थी और मैं आपको बता दूं जब कोशिश की गई थी तो मात्र इसी के लिए इनको खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य कर है। दोस्तों राज्य कर जो है वो स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण है। बाकी जो है दोस्तों ये सब केंद्र के कर है। मैं आपको ये बता दूं थोड़ा कि राज्य कर जो है स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण क्या है। स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है दोस्तों? जितना भी हम जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं उस पे जो सरकार टैक्स लेती है उसको बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी। और पंजीकरण शुल्क क्या होता है दोस्तों? पंजीकरण शुल्क ये होता है दोस्तों कि जो भी हमारे कागजात होते हैं उनके रखरखाव के लिए जो सरकार हम पे कर लगाती है उसको हम कहते हैं पंजीकरण शुल्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी के संबंध में GSTIN यानी जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? देखिए जीएसटी तो आप जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यापारी जो जीएसटी देता है उस सबको GSTIN यानी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो जीएसटी नंबर जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों ये जीएसटी नंबर जो होता है वो 16 अंक का होता है। ये 16 अंक का होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? वेरी सिंपल, सब जानते हैं। तो दोस्तों उज्जैन में यस लगता है, हरिद्वार लगता है, प्रयागराज लगता है। तो कहाँ नहीं लगता है? रामेश्वरम में नहीं लगता। कहाँ लगता है? इसका मतलब चौथा स्थान नासिक। ये 4 स्थान हैं दोस्तों जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कब लगता है? हर 12 वर्ष बाद। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला जो है वो लगाया जाता है 4 स्थानों पर, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों। अगला है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दोस्तों ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये पहले मैं बता देता हूँ इसका आंसर, इसके बाद मैं बताता हूँ कि ये है क्या चीज। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है दोस्तों, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति होती है, एक आर्थिक मामले की जो एक समिति बनाई जाती है मंत्रिमंडलीय समिति, उसके द्वारा एमएसपी निर्धारित करते क्या है? किसानों, देखिए दोस्तों क्या होता है कई बार आज से काफ़ी साल पहले क्या होता था कि जो बड़े व्यापारी होते थे, इवन सरकार भी, तो बड़े व्यापारी क्या करते थे कि जितने भी किसानों की जो खाद्यान्न थे उनको वो मनचाहे रेट पे खरीदते। कोई किसी रेट पे खरीदता था, कोई किसी रेट पे खरीदता था। तो फिर इस किसानों को इससे बड़ा घाटा होता था। तो सरकार ने किसानों को इससे बचाने के लिए क्या किया कि हर एक खाद्यान्न का एक एमएसपी रख दिया। मतलब ये कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि गेहूं का अगर एमएसपी मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे 2000 रुपये प्रति क्विंटल है, तो 2000 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से कोई भी कम नहीं खरीदेगा। अगर किसान किसी व्यापारी को नहीं बेचना चाहता है तो वो डायरेक्ट जाकर सरकार को यानी एफसीआई वगैरह में बेच सकता है दोस्तों। तो इसको कहते हैं एमएसपी। नेक्स्ट है
जल है यहाँ पर दोस्तों, जल में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व जिससे कैंसर होने की संभावना होती है दोस्तों, वो कौन है? आर्सेनिक। दोस्तों सीसा, पारा, फ्लोरीन, इन सब ये भी बहुत खतरनाक हैं, जल में मिलके तमाम बीमारियां बड़ी बड़ी देते हैं। लेकिन आर्सेनिक जो है ये हमारे त्वचा का कैंसर, इसके बाद हमारी किडनी में कैंसर, इसके बाद हृदय आघात जैसी चीज़ों को के लिए जिम्मेदार है ये दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी किसके सम्मान में बनाया गया? दोस्तों अकबर के जिनको अकबर बहुत मानते थे वो थे शेख सलीम चिश्ती, और इनके सम्मान में इन्होंने फतेहपुर सीकरी बसाया था अकबर ने। और शेख सलीम चिश्ती ने ही जहांगीर का नाम अकबर को दिया था सलीम। और आपको पता ही है सलीम और अनारकली के तो चर्चे आज भी होते हैं और आज भी फिल्में बनी हैं और लोगों के बीच में इसकी चर्चाएं होती रहती हैं, लोग एग्जाम्पल के तौर पे भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर जैसे इन्होंने अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की मेमोरी में सम्मान में ये फतेहपुर सीकरी बसाया, उसके बाद अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के वह राष्ट्रपति जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है वो कौन है दोस्तों? तो ये सभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन किनको मिला है? ये है बराक ओबामा। कब मिला था दोस्तों? 2009 में। क्यों मिला था? बेहतर नेतृत्व के लिए, बेहतर नेतृत्व के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए शांति का नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे आर.के. लक्ष्मण, इन्होंने एक कार्टून बनाया था एक कंपनी के लिए। पहले मैं बता दूं कि वो कंपनी कौन है दोस्तों। वो कंपनी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के लिए इन्होंने एक कार्टून बनाया था। आप अगर याद है कभी ऐड देखा हो तो एक लड़का इस तरह से पेंट लेके खड़ा होता था। मैं भी उसकी इमेज दिखाता हूँ, गट्टू भाई साहब की इमेज दिखाता हूँ मैं। तो चलिए मैं गट्टू भाई साहब की आपको इमेज दिखा दूँ। तो नेक्स्ट में गट्टू भाई साहब की इमेज मैं दिखाता हूँ आपको। और गट्टू भाई साहब आ जाइए, कहाँ हो? ये है गट्टू भाई साहब। देखिए ये आर.के. लक्ष्मण द्वारा इसको बनाया गया था। देखिए लिखा भी है गट्टू, ठीक है। तो ये गट्टू है अपना, और ये जो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे आर.के. लक्ष्मण, इन्होंने आर.के. लक्ष्मण ने ये कार्टून बनाया था। किसके लिए बनाया था दोस्तों? एशियन पेंट्स जो कंपनी है, पेंट की बहुत बड़ी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, उसके लिए बनाया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट पे आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर भाई साहब अमेरिका के राष्ट्रपति, और ये हो गया। तो इसका आंसर समझ लेते हैं एक बार, कौन है? एशियन पेंट्स, और कार्टून का नाम था गट्टू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यामिनी कृष्णमूर्ति, देखिए क्वेश्चन आया CHSL में 2022 में, लेटेस्ट है मॉर्निंग शिफ्ट में। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों दो नृत्यों से संबंधित हैं, नृत्यांगना है दो नृत्यों की। मैंने यहाँ दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। मेरा उद्देश्य आपको कुछ नॉलेज देना है ताकि क्वेश्चन एग्जाम में ना गलत हो, तो मैंने वहाँ दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है और दूसरा कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, अंधा कुचिपुड़ी खा गया, मैंने कई बार इसका लॉजिक बताया है याद रखने के लिए, और भरतनाट्यम तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रोड अहेड किस प्रसिद्ध हस्ती की आत्मकथा है? दोस्तों ये भी 22 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का। दोस्तों ये है बिल गेट्स,
बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। बिल गेट्स और विश्व के टॉप बिलियनियर्स में से एक, यानी विश्व के सबसे ज़्यादा रईसों में से एक हैं बिल गेट्स, विश्व के सबसे रईसों में से एक, और इनकी आत्मकथा है दोस्तों। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेपाल से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है दोस्तों? नेपाल जो इस देश है, इससे असम की सीमा दोस्तों नहीं लगती है। फिर कौन किस किस की लगती है? यस, सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, उत्तराखंड की लगती है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की भी लगती है और बिहार की लगती है दोस्तों। 5 ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल की सीमा से टच करते हैं दोस्तों। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस माध्यम में ध्वनि की तेज यात्रा करती है? कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है दोस्तों? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जितना सॉलिड होगा, सघन होगा, यानी उसके माध्यम के अणु जितने पास पास होंगे, ध्वनि जो है उतनी ही तेजी से गति करेगी दोस्तों। लेकिन अगर माध्यम के कण दूर दूर हैं, यानी विरल हैं, तो जो ध्वनि की गति है वो स्लो हो जाएगी दोस्तों, यानी कि धीमी पड़ जाएगी। तो अगर देखा जाए तो किस माध्यम में जो अणु हैं वो पास पास होते हैं, तो वो है दोस्तों ठोस, यानी ये सबसे ज़्यादा सघन है। अगर ऐसे पूछा जाए ठोस, द्रव, गैस, तो सबसे ज़्यादा तेज गति ध्वनि की ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, क्योंकि तीनों के अणु क्रमशः कम से माने ज़्यादा सघन से कम सघन की तरफ होते चले जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से परमादेश रिट का क्या अर्थ है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि परमादेश रिट के बारे में चर्चा करते हैं अभी आंसर को लेके। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि हमारे मूल कर्तव्य हैं, वो कुल 6 हैं। 6 में से 5 मूल कर्तव्य हैं, और 6वां जो मूल कर्तव्य है वो है, जो 5 मूल कर्तव्य हैं उनको लागू करने का तरीका, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो 6वां मूल कर्तव्य है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या चीज है कि बाकी 5 के 5 जो मूल कर्तव्य हैं उनको लागू कैसे किया जाए, या लोग अगर उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अपने अधिकारों को कैसे पा सकते हैं, तो इस मूल अधिकार के द्वारा पा सकते हैं। इसको कहाँ रखा गया, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में इसको रखा गया है। 32 में क्या है दोस्तों? 5 रिट दी गई, उनमें से एक रिट है परमादेश। परमादेश क्या होता है दोस्तों? परमादेश का मतलब होता है कि कोई यदि निचली अदालत या कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का ढंग से पालन नहीं कर रहा है, तो परमादेश रिट जारी की जाती है उसकी अपर न्यायालय द्वारा, और कहा जाता है कि हम आज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? हम आज्ञा देते हैं कि आप अपना कार्य सही ढंग से कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर LCD होता है। LCD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो मॉनिटर होता है, आजकल टीवी आते हैं वो LCD आते हैं, और LCD जो आधुनिक टीवी आते हैं LCD आते हैं, और उसका जो LCD का फुल फॉर्म है वो है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों, इस टीवी या मॉनिटर को बनाने के लिए लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए पंडित भवानी शंकर को
जाना जाता है या जाने जाते हैं पंडित भवानी शंकर? तो दोस्तों पंडित भवानी शंकर जाने जाते हैं पखावज के लिए। पखावज क्या है दोस्तों? पखावज जो है एक ढोलक का ही रूप है, लेकिन ढोलक से थोड़ा सा लंबा होता है और उसमें जो रस्सियां लगी होती हैं उसमें लकड़ी के गट्टे लगे होते हैं। मैं आपको इमेज बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं आपको इसकी पखावज की इमेज बताता हूँ दोस्तों। पखावज की इमेज है दोस्तों, ये देखिए, ये है पखावज। इसमें लकड़ी के ये गट्टे लगे हैं, ढोलक से थोड़ा सा लंबा है। आप देखें, ये इमेज देखिए, ये लकड़ी के गट्टे लगे हुए हैं और ढोलक से थोड़ा सा लंबा है। ये इस तरह का देखिए, ये लकड़ी के गट्टे लगे हैं और ढोलक से थोड़ा लंबा होता है। इसको कौन बजाते हैं? भवानी शंकर बजाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पखावज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक संसद की बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में किसके लिए होता है? दोस्तों संसद जब सत्र चलता है तो उसका जो पहला आवर होता है वो होता है दोस्तों प्रश्नकाल का। क्या वो किसके लिए होता है? प्रश्नकाल के लिए। प्रश्नकाल में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उनसे संबंधित संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं इस प्रश्नकाल के दौरान, और प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कहा जाता है शून्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश रक्षा बलों के बीच में आयोजित एक सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स है? यानी सिम्बैक्स जो सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के बीच में होता है, संपन्न होता है? तो दोस्तों वो है भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में ये सैन्य अभ्यास लड़ा जाता है दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार होता है, आपको पता ही है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो होता है वो मित्र शक्ति होता है दोस्तों, और भारत और थाईलैंड के बीच में जो होता है वो मैत्री होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। महाबलेश्वर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों महाबलेश्वर जो है वो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। महाबलेश्वर जो है दोस्तों वो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में वह अज्ञात तरल कौन सा है जिसमें नीले लिटमस को डालने पर वह लाल हो जाता है? अभी मैंने बताया था कि अगर क्षार है तो जो लिटमस होगा वो नीला हो जाएगा। अगर कोई लिक्विड ऐसा है जो अम्लीय है तो वो लाल हो जाएगा। तो कह रहा है नीले लिटमस को डालने पर लाल हो जाता है। तो लाल कब होगा? मैंने अभी बताया था, अगर अम्ल है तो लाल, और अगर क्षार है तो फिर क्या हो जाएगा? वो नीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनिश हो गया यहाँ तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपने अपना समय दिया, कीमती समय, और हमें देखा, इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू दोस्तों। आप अपना जो स्नेह है वो हमें इसी तरह से देते रहिए। ये वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आप जितना इस वीडियो को लाइक करेंगे उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। कोशिश हम करेंगे कि आपके लिए और बेहतर क्वेश्चन ला सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।